सीधा आपको लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर आज कश्मीर के लिए खास बजट पेश होना है और कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है जहां वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है, उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया, जो हमारी समझ से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद किया और जितना संभव था प्रधानमंत्री जी के हाथ में इन्होंने मदद किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ा। बिहार जैसे प्रदेश में भी 2019-20 और 20-21 में फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या उसी तर्ज पर बिहार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है 2 वर्षों का 19-20 का और 20-21 का, उस पर आप स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड काल की बात माननीय सदस्य ने किया है और हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हृदय बढ़ा करके एक बहुत बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने का काम किया, जिससे सभी प्रदेशों को लाभ पहुंचाने का काम किया। मित्रों, उसी के अंतर्गत बिहार में भी इन विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को भूतपूर्व सहायता दी गई। जिन मुद्दों के अंतर्गत बिहार राज्य को कोविड के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की गई: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, पीएम जन धन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान योजना, जिला खनिज योजना और उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 23-22 में बिहार में लगभग 1136 करोड़ का अनुदान दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा चिंता बिहार के प्रति रहता है। इसके पूर्व में भी 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, जो कि अगर पिछली सरकारों की तुलना करें, 2014 से 19 की तुलना करें, 2009 से 14 की तुलना और 2014 से 19 की अगर तुलना करें तो टैक्स ट्रांसफर में करीब 160% की वृद्धि हुई है। वहीं पे वित्तीय अनुदान की अगर बात करें तो 119% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार ने बिहार के आर्थिक विकास के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए बिहार के चहुमुखी विकास में कोई असर नहीं छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा सीधा सवाल था और पॉइंटेड सवाल था रेवेन्यू डेफिसिट पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को मदद कर रहे हैं और कोविड काल में भी उन्होंने मदद की, ये हमने खुद ही कहा और भरपूर मदद उन्होंने की। हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था कि जो 16 फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट से 17, उनको जब आपने 2,94,514 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट इंसेंटिव आपने उनको दिया, तो बिहार जैसा प्रदेश भी जो सारी मदद के बावजूद भी आज बिहार अगर विकास दर दोहरे अंक में है तो वो अपने संसाधनों के बल पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मदद की है उसके बल पर है। लेकिन हमारा सीधा सवाल था कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रेवेन्यू डेफिसिट कोविड काल में हुआ, उसके लिए आप उसी तरह तर्ज पर व्यवस्था करेंगे, उसका उत्तर नहीं मिला। खैर, मेरा दूसरा सवाल है कि 15वें वित्त आयोग ने ही अनुशंसा किया है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में बिहार के 8 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया और लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें अनुशंसा किया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो पहले प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं मिला, आप उस तर्ज पर बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देंगे कि नहीं, और दूसरा कि जो 8 परियोजनाएं पर जो अनुशंसा किया है वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने, उन योजनाओं की स्वीकृति और राज्य सरकार को कब उपलब्ध कराएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों को विभिन्न प्रकार की
निधियों का हस्तांतरण करने के बारे में इन राज्यों की पात्रता के आधार पर सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए सिफारिश की गई धनराशि को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो इस तरह राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान, ग्रामीण स्थानीय अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित अनुदान, और राष्ट्र में जब आपदा पड़ती है उसके लिए जोखिम भरा जाता है तो डिमांड के आधार पर सहायता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 162 श्री सदाशिव लोखंडे। प्रश्न क्रमांक 162 माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। जो देश में मजदूरों के बच्चों के लिए जो काम करते हैं, देश के जो मजदूर है, जो अकुशल कामगार है, जो खेती में काम करने वाले मजदूर है, उनके बच्चे जो है स्कूल में जाते नहीं। उसका एकमेव कारण है, जो मजदूर है, अकुशल कामगार है, उनके जो पिताजी है दिन भर काम करते हैं और जो पैसा मिलता है वो शराब में गुजार जाते हैं, जिसके लिए वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते। तो मेरा एक ये है कि ये जो बच्चे अकुशल कामगार है, खेती में काम करने वाले हैं, ये बच्चे के लिए शासन कुछ काम करने वाला है क्या? एक पहला देश में जो पहला प्रश्न मेरा ये है, जो अकुशल बच्चे के लिए अनुरोध है, ये जो बच्चे के लिए साधन और ये इसके लिए क्या शासन कुछ करने वाले है क्या उसके लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अकुशल क्षेत्र में जो हमारे कारीगर काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए सर्व शिक्षा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत वैसे ही कार्रवाई की जा रही है, और उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए मिड डे मील से लेकर स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स से लेकर और हॉस्टल की व्यवस्था भी समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक, ये जो बच्चे अकुशल कामगार के लिए मेरा सुझाव ऐसा है कि जो बच्चे दिन भर पिताजी काम करते, रात को आते समय फुल दारू पीते। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। जो कार्यवाही शुरू हो चुकी है, पार्टी सांसदों ने जमकर मोदी के नारे लगाए हैं। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कश्मीर के लिए खास बजट, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुद्दे से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आज कश्मीर को लेकर खास बजट जो है वो सामने आने वाला है, क्या लगता है, क्या कुछ खास होगा इस बजट में? देखिए, धारा 370 हटने के बाद लगातार सरकार की कोशिशें हैं कि किस तरह से कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब तक जो आतंकवाद की गिरफ्त में लगातार कश्मीर जूझ रहा है, काफी कुछ सरकार कंट्रोल करने में कामयाब हुई है, और सरकार उस तरह का माहौल चाहती है कि जिससे न सिर्फ विधानसभा चुनाव कराया जा सके बल्कि आम कश्मीरी भी वहां पे सही ढंग से रह सके, किसी तरह का कोई डर या खौफ ना हो। क्योंकि हर एक को पता है कि किस तरह से पाकिस्तानी गतिविधियां जो है वो लगातार कश्मीर में सक्रिय रहती है। सरकार जो है तमाम लोगों को वहां पे न सिर्फ रोजगार की बात कर रही है बल्कि हजारों करोड़ की परियोजनाएं वो लगातार कश्मीर में सरकार की तरफ से चल रही है, जिसका एहसास जो है वो तमाम कश्मीर के रहने वाले लोगों को है। और अब ऐसे में सरकार उसमें क्या कुछ और बढ़ा सकती है, कौन से रोजगार के नए आयाम स्थापित कर सकती है। खासतौर पर पर्यटन को लेकर कश्मीर हमेशा से ही पर्यटन स्थली रहा है, और ऐसे में पर्यटन को लेकर विकास सरकार उस विकास को लेकर, पर्यटन के विकास को लेकर क्या कुछ योजनाएं लाने वाली है, बहुत मायने रखता है कि आज के बजट में वित्त मंत्री की तरफ से क्या कुछ सौगात दी जाती है। बिल्कुल अमित जी, जी बिल्कुल अमित जी, आपने कहा कि कई अहम चीजें हैं, संपूर्ण विकास को लेकर सरकार इस बजट को बेहद खास बना सकती है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, वो ये कि कश्मीर की जो जनता है वो क्या कुछ सबसे ज्यादा आज उम्मीद, किसको लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद आज के बजट में लगाकर बैठी है? देखिए, हर कोई चाहता है खास कि उनके यहाँ रोजगार हो और उनके यहाँ विकास हो। रोजगार और विकास की बात जो है वो हर कोई कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूरे देश की एक ही डिमांड होती है, और कश्मीर भी ऐसे में अब अपने आप को भारत के साथ में देखता है, और जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि जब तक आर्टिकल 370 वहां पे स्टेब्लिश था तब तक परिस्थितियां दूसरी थी। कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा, अपनी कई सारी चीजें थी। अब जब लद्दाख अलग होने के बाद कश्मीर में एक शांति स्थापित करने में सरकार जो है कामयाब रही है। दूसरा,
कि अब तक जो है जब से आर्टिकल 370 हटाया गया, धारा 370 हटी है, तब से कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए सरकार किस तरह से वहां पे माहौल क्रिएट करे, किस तरह से वहां की जनता को कॉन्फिडेंस ले। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि अब कश्मीर की स्थिति जो है वो लगातार सुधार रही है और आम देश की लोग जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह की स्थिति जो कश्मीर में नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में कश्मीर का परिसीमन भी होना विधानसभा सीटों को लेके। दूसरी बड़ी चीज कि कश्मीर के लिए अब कश्मीरी, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो अभी तक भी कश्मीरी पंडित जो है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर स्टेब्लिश नहीं हुए। जो अपने घरों को, अपने व्यापार को छोड़ के कश्मीर से पलायन कर गए थे, देश के अन्य तमाम जगहों पे रहने लगे थे। सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार लगातार उन्हें स्थापित करने की कोशिश कर रही है, कश्मीर में परमानेंट रोजगार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस डर और भय के माहौल से भी सरकार उन लोगों को पार करना चाहती है। तो खास तौर पे कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार क्या कुछ व्यवस्था करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो रोजगार योजना हो, किस तरह से जो पीपीई मॉडल बनाया गया है कि अब देश के तमाम लोग जो है, जो भी नागरिक चाहे वो कश्मीर में जाके न सिर्फ व्यापार कर सकता है, अपनी जमीन खरीद सकता है, यानी पूरे देश की तरह कश्मीर में भी वो चीज कर सकता है। तो ऐसे में अब कश्मीरी पंडितों को अभी भी वहां पे स्टेब्लिश करना सरकार के लिए उतना आसान नहीं है। कई सारे ऐसे इलाके जहां कश्मीरी पंडित खुद नहीं जा चाहते हैं। ऐसे में सारी पूरे कश्मीर में एक सामान्य प्रक्रिया की बहाली कैसे हो, इसे लेके सरकार लगातार काम कर रही है और आज के बजट में भी इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल, यानी कश्मीर को और सुविधाएं प्रदान करने की जो कोशिश है वो आज के बजट में खास तौर पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और आज के बजट में बेहद खास चीजें कश्मीर को मिल सकती हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए खास बजट आज पेश किया जाएगा और कार्रवाई की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। तस्वीर आपको हमने दिखाई जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई की शुरुआत और बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है और इस चरण में कश्मीर को काफी कुछ खास आज मिल सकता है। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर एक ओर जहां कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर आप ये तस्वीरें देखिए, एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब सदन में एंट्री करते हैं उस पर जमकर उनको 4 राज्यों में जीत दिलाने के लिए पार्टी को बधाई दी जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी की एंट्री पर भी सत्ता पक्ष ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए, यानी यहाँ पर स्वागत जो है वो जमकर किया गया। और संसद में अब चर्चा होगी, ये घमासान, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले तस्वीर अनुराग ठाकुर एक और आपको दिखाई दे रहे हैं और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई, एक और जहां कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का भी जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ जब जेपी नड्डा अंदर जा रहे थे उस दौरान भी सभी ने उनको, क्योंकि पार्टी ने 4 राज्यों में सरकार बनाई है, सत्ता हासिल की है और इसी के चलते नतीजों में हमने देखा 4 राज्यों में पार्टी आगे नजर आई, जिसके बाद जमकर यहां पर तारीफ करते हुए और बधाई देते हुए लोग नजर आए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। एक और आवाज यहाँ पर संसद में और पंजाब के 3 करोड़ लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। आम आदमी पार्टी पर यकीन किया, केजरीवाल साहब की गारंटियों पर यकीन किया और प्यार दिया अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने भाई को, तो खुश हैं। सर, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, तो चैलेंजेस भी बहुत है, किस तरह से चलेगी ये सरकार फिर? 7 साल से मैं एमपी हूँ, तो एडमिन को चलाने का हमारे पास तजर्बा है। तीसरी बार हमारी दिल्ली में सरकार है, तो हम कोई नए नहीं हैं, हम सरकारों को चलाना जानते हैं और यूथ आया है जीतकर, बड़े बड़े दिग्गज हाथ, तो कुछ नए आइडियाज आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। दिल्ली से कितना गाइड होंगे मान साहब? दिल्ली से कितना? आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से भी गाइडलाइंस ली जाएंगी, पंजाब से दिल्ली भी गाइडलाइन लेगी। कुछ अच्छा होता हुआ तो मध्य प्रदेश से भी सीख लेंगे, तमिलनाडु से भी सीख लेंगे, बंगाल से सीख लेंगे, क्योंकि देखो भगत सिंह पंजाब से थे, चंद्रशेखर आजाद अशफाकुल्ला यूपी से थे, सुभाष चंद्र बोस साहब कोलकाता से थे,
बंगाल से थे, लेकिन मकसद तो देश था। हमारा भी मकसद देश है। मान साहब एक तो भगवंत मान को आपने सुना, जहां पर आप देखा वो भी सदन में कार्यवाही में अपनी भागीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं और एक और भगवंत मान कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर अब बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है और कार्यवाही की शुरुआत सदन में शुरू हो चुकी है। और अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। खबर दिल्ली से, जहां भगवंत मान ने संजय सिंह से शिष्टाचार भेंट की। आज सांसद, माफ कीजिएगा,